क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ कुछ कॉलम्स दिए हुए हैं, इस कॉलम्स को मैच करना है। फर्स्ट में है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो होता है वो नोज से रिलेटेड होता है, नोज से रिलेटेड होता है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। तो ये हो गया ए नंबर में। उसी तरीक़ा से थर्मो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर जो होता है वो स्किन से रिलेटेड होता है। थर्मो रिसेप्टर जो होता है वो स्किन से रिलेटेड होता है, यानी ये बी नंबर। इसी तरीक़ा से 2 का तो आंसर पता चल गया। और एक देखिए सबसे इजी है फ़ोटो रिसेप्टर। फ़ोटो का मतलब होता है लाइट से रिलेशन बताना। फोटोसिंथेसिस या फ़ोटो रिसेप्टर, ये सब फ़ोटो जो वर्ड आता है ना, वो सब लाइट से रिलेटेड होता है। और लाइट से रिलेटेड आइज़ भी है। इस तरीक़ा से ये डी नंबर का हो जाएगा आइज़, यानी ये डी नंबर हो गया। तो 1 का 3, ए का 3, बी का हो गया आपका 4 नंबर और डी का हो गया 2 नंबर। तो ये देखिए डी का 2 नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा ए आंसर होगा इसका। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि एक देखिए लेस का पैकेट सब यहाँ भरा हुआ है, चिप्स का पैकेट भरा हुआ है। और इसमें बोला जाता है ये चिप्स जो होते हैं सो ऑयली और फैटी होते हैं। और इसके पैकेट में जो है इनर्ट गैस भरी जाती है। इनर्ट गैस का मतलब जैसे वैसा गैस जो इसको सुरक्षित रख सके, जैसे नाइट्रोजन गैस होता है। यानी इस चिप्स के पैकेट सब में जो है वो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्यों भरी जाती है? ताकि इसके फ्लेवर में किसी तरीके का चेंजिंग ना हो, इसके स्वाद में किसी तरह का चेंजिंग ना हो, इसके अंदर में जो चिप्स है वो ख़राब ना हो, इससे बचाने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो इस तरीक़ा से देखा जाए तो इसका आंसर जो हो जाएगा उसमें ये सेकंड नंबर भी सही होगा। फ्लेवर को प्रोटेक्ट करता है, रेंसिड यानी उसको ख़राब होने से बचाता है, टेस्ट यानी उसका टेस्ट को भी ख़राब होने से बचाता है। ये तीनों चीज़ जो है इसमें शामिल होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इसका ऑप्शन को देखें, इसका ऑप्शन को अगर हम लोग देखना चाहें यहाँ पर, तो ये देखिए इसका ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन का आंसर हो जाएगा ए नंबर। ये देखिए ए नंबर आंसर हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक रिएक्शन दिया हुआ है और ये रिएक्शन जो है यहाँ पर देखिए सी नंबर का रिएक्शन आपको मिलेगा। सी नंबर एक्स का आंसर हो जाएगा। बेरियम क्लोराइड, ये देखिए बेरियम क्लोराइड यहाँ पर है, बेरियम क्लोराइड। कॉपर सल्फेट, ये देखिए कॉपर सल्फेट है। और बेरियम क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस करके बनाता है बेरियम सल्फेट, और कॉपर हट के क्लोरीन से मिलके बनाता है कॉपर क्लोराइड। तो इस तरीक़ा से ये रिएक्शन जो है, ये जो बेरियम सल्फेट है ये वाइट प्रिसिपिटेट होता है। बेरियम सल्फेट जो है वो वाइट प्रिसिपिटेट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। राइट आंसर है सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है 36 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर से निकालेंगे फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर से निकालेंगे फोकल लेंथ। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर से फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे? F बराबर इक्वल टू हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2। रेडियस ऑफ कर्वेचर को आधा करेंगे ना तो फोकल लेंथ निकलेगा। तो फोकल लेंथ हो गया 18 सेंटीमीटर। चूँकि ये कनकेव है, ये जो है वो कनकेव है। कनकेव में फोकल लेंथ जो होता है वो नेगेटिव आता है, इसलिए यहाँ फोकल लेंथ जो 80 निकाले हैं हम वो नेगेटिव में आएगा। तो फोकल लेंथ 80 जो है 18 वो नेगेटिव हो गया। अब यहाँ लिखा हुआ है कि इमेज 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज जो है वो 3 टाइम्स बनेगा। ये 3 टाइम्स जो दिया रहता है ना वो है मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन इक्वल टू फार्मूला होता है -v/u। मिरर के लिए मैग्नीफिकेशन कितना हो गया 3 इक्वल टू हो गया
माइनस वी बाई यू। यहाँ से u को ट्रांसफ़र करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा 3u इक्वल टू माइनस वी। इस माइनस को अब इसके साथ भी लगा सकते हैं, तो अब ऐसे भी लिख सकते हैं -3u इक्वल टू वी। तो देखिए v इक्वल टू क्या हो गया -3u, और f इक्वल टू हमने क्या निकाला था, f इक्वल टू निकाला था -18 सेंटीमीटर। ये दोनों को याद रखना है, f के जगह पर -18 सेंटीमीटर और v के जगह पर -3u। इसका वैल्यू जो है हम लोग मिरर के फॉर्मूला में डालेंगे। मिरर का फॉर्मूला लिखते हैं 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसमें हम लोग सारा वैल्यू को पुटअप करते हैं। 1/-18 इक्वल टू 1/v। v के जगह पर आप -3u भी लिख सकते हैं, तो आप जैसा अच्छा समझे वैसा लिख सकते हैं। आप v की जगह पर -3u भी डाल सके, आप उसका वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग उसी तरीक़े से करते हैं। यहाँ पर जो v है उस v को हम लोग हटा करके वहाँ पर v की जगह पर -3u जो है पुटअप कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा -3u प्लस 1/u। इसका एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम लेने के बाद रिजल्ट आएगा, ये तो f हो गया, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 3u और ऊपर हो जाएगा -1 प्लस 3। इसको माइनस करेंगे हम लोग तो इस तरह से हो जाएगा -1/18 इक्वल टू 2/3u। ये रिज़ल्ट हुआ। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, और कैलकुलेट करने के बाद अगर u का वैल्यू फाइंड आउट कीजिएगा तो u के वैल्यू आपका जो निकलेगा वो -12 निकलेगा। u का वैल्यू जो निकलेगा वो -12 निकलेगा। अब u का वैल्यू जब -12 निकला तो अब आराम से पता कर सकते हैं कि v इक्वल टू क्या होना चाहिए, क्योंकि v इक्वल टू हम लोग सोचे थे यहाँ पर कि -3u होगा। तो u के जगह हम बोले अभी कि कैलकुलेशन के बाद आप निकाले हैं वैल्यू -12, तो यहाँ पर लिख देंगे u के पोजीशन पे -12 और इस तरीक़ा से आ गया प्लस 36 सेंटीमीटर। यानी v का जो पोजीशन होगा वो 36 सेंटीमीटर पर होगा। ठीक है, 36 सेंटीमीटर पर होने का मतलब कि रेडियस ऑफ कर्वेचर पर ही होगा। यानी जो इमेज बनेगा वो कहाँ पर होगा, वो इमेज जो बनेगा वो होगा बिहाइंड द मिरर। इमेज जो बनेगा वो कहाँ पर होगा, वो इमेज जो होगा वो बनेगा बिहाइंड द मिरर। और बिहाइंड द मिरर कहाँ पर, बिहाइंड द मिरर होगा 36 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। बिहाइंड द मिरर 36 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। यानी इमेज अगर हम लोग बनाना चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं। ये हो गया कनकेव मिरर और ये हो गया F और ये हो गया C जो है वो 36 है और F जो है वो 18 है और U कितना है 12। तो हम लोग 12 मतलब 18 से लेस देन हो गया, यानी यहाँ पर खड़ा करेंगे और यहाँ पर जब खड़ा करेंगे तो ये यहाँ पर इंसिडेंट होगा। इंसिडेंट होने के बाद यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा और F से चला जाएगा। दूसरा जो रो है वो रे जो है वो C से पार करेगा और C से पार करने के बाद क्या होगा कि आपस में कटेगा नहीं। तो जब नहीं कटेगा तो इसको हम डॉट डॉट करते हुए आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं आपस में कटेगा और वहीं पर इसका इमेज बनेगा और इस ऑब्जेक्ट से 3 टाइम्स बड़ा इसका इमेज बनेगा। तो इस तरीक़ा से इसका फिगर होगा। अब ये देखिए मिरर का बिहाइंड है ये, यानी मिरर के पीछे ये बन रहा है, यानी ये वर्चुअल इमेज हो गया। मिरर के पीछे जो बनता है ना उसको बोलते हैं हम लोग वर्चुअल इमेज। यानी ये वर्चुअल इमेज हो गया और ये इरेक्ट हो गया, यानी सीधा हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर A, यानी बिहाइंड द मिरर।
क्वेश्चन नंबर 5 में बताया जा रहा है कि एक योगिता नाम की लड़की है जो अपने माँ को कपड़ा धोते हुए देखती है, तो टीचर से पूछती है कि डिटर्जेंट से अगर हम लोग यानी सर्फ से हम लोग कपड़ा धोते हैं तो गंदगी पूरी तरह साफ़ हो जाती है, तो आखिर ये किस तरह से काम करता है। टीचर उसे समझाता है कि डिटर्जेंट हो या वॉशिंग सोप हो, किसी भी तरह का साबुन हो, आप उससे अगर कपड़ा को धोते हैं तो उसमें बनता है मिसेल। मिसेल का मतलब होता है झाग, और इसी झाग से ही गंदगी जो है वो रिमूव होती है, गंदगी हटती है। अब यहाँ बोल रहा है चूज़ द करेक्ट रीज़न फ्रॉम द फ्लोइंग विच हेल्प इन डर्ट रिमूवल। यहाँ पर कौन सा चीज़ है जो सही बोला जा रहा है और ये किस संदर्भ में कि वो गंदगी को हटाए, गंदगी को हटाने में क्या मदद करता है। तभी बताया गया है कि गंदगी को हटाने में मदद करता है वो झाग जो मेशल तैयार हो रही है। तो हम लोग इसी को, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 5 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। डर्ट एक्यूमुलेटेड एट द सेंटर ऑफ मेसेल एंड गेट्स वॉश्ड अवे विथ इट। जो मेशल झाग बन रहा है, वो जो झाग बन रहा है उसी झाग के वजह से जो गंदगी होती है वो हट जाती है, और गंदगी उस झाग के बीच सेंटर में चला जाता है और वो आसानी से निकल जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है सेक्स हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन है, और मेल में सेक्स हार्मोन और फीमेल का सेक्स हार्मोन यानी बॉय और गर्ल्स के जो सेक्स हार्मोन के बीच में एक क्वेश्चन है, और यहाँ आपको कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, उस ऑप्शन को आपको समझना है और बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सेक्स हार्मोन से रिलेटेड जो है वो ट्रू है, सही है। तो देखिए, जो टेस्टिस होता है ना, वो टेस्टिस मेल में पाई जाती है, और टेस्टिस से जो हार्मोन निकलता है उसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। उसी तरीक़ा से ओवरी जो है वो एक तरह का फीमेल में पाए जाने वाला रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का एक पार्ट है, और इस ओवरी से जो निकलता है हार्मोन उसको बोलते हैं एस्ट्रोजेन। तो एस्ट्रोजेन कहाँ से निकलता है? ओवरी से। और टेस्टोस्टेरोन कहाँ से निकलती है? टेस्टस से। इस तरह से अगर हम लोग इसका आंसर को देखें तो आंसर होनी चाहिए बी नंबर। तो इसका आंसर हम लोग टिक करेंगे बी नंबर। बी नंबर आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि एसी करंट जो है उसके पास कुछ फ्रिक्वेंसियाँ होती है, वो फ्रिक्वेंसियाँ लिखा हुआ है कुछ कंट्री के लिए 60 हर्ज होता है। व्हाट डज इट मीन्स? ये 60 हर्ज की फ्रिक्वेंसी जो बोली गई है इसका मतलब क्या होता है? तो ध्यान से समझिए। देखिए, अगर हम यहाँ पर एक रे डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, एसी करंट का वेव डायरेक्शन बनाते हैं, तो ये देखिए इस तरह से बनता है। ये हो गया एसी करंट का वेव डायरेक्शन। तो ये देखिए ऊपर की तरफ जो जा रहा है ना, ये ऊपर की तरफ, ये हो गया फॉरवर्ड, और जो नीचे से भी जा रहा है ना, ये हो गया आपका रिवर्स। तो ये जो होता है फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों डायरेक्शन में काम करता है, फॉरवर्ड में भी और रिवर्स में भी, दोनों डायरेक्शन में जो काम करता है, जिसके वजह से जो आप फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना, वो फ्रीक्वेंसी जो है वो ये साइड में जो ये ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ये हो गया आपका फॉरवर्ड, और नीचे जो जा रहा है ये हो गया आपका रिवर्स। ये हो गया रिवर्स। तो जो 60 हर्ट्ज बोल रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक हो गया ये 60, और फिर ये नीचे की तरफ जो गया ना, ये हो गया तो आपका फिर 60। तो कितना टाइम्स हो गया? ये 2 टाइम्स हो गया। तो इसलिए इसका जो होगा करंट डायरेक्शन जो है वो 120 टाइम्स इन अ सेकेंड होगा। करंट डायरेक्शन जो है वो 60 120 होता है। तो जो भी होगा ना हर्ज एसी करंट का, वो डबल कर दीजिएगा सीधा आप। तो करंट चेंजेस डायरेक्शन क्या हो जाएगा? 120 टाइम्स इन अ सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ऐसे अगर इंडिया में देखें हम लोग, तो इंडिया में जो एसी करंट का फ्रीक्वेंसी बताया जाता है वो होता है 50 हर्ज।
इंडिया में जो एसी करंट का फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है 50 हर्ज। तो अगर 50 हर्ज दिया जाएगा ना एसी करंट का, तो उस समय इसका आंसर क्या हो जाएगा, 100 टाइम्स इन अ सेकेंड। तो इसको याद रखना है कि इंडिया में जो है एसी करंट का फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ज, और इसमें अगर क्वेश्चन होगा तो इसका डबल करके आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। ये 7 का आंसर था बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है वो बोला जा रहा है कि इसमें से कौन जो है इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट का मतलब गलत है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, इनकरेक्ट मतलब गलत है, इसमें कौन सा चीज़ गलत है उस पर ध्यान देना है। तो हार्मोन्स को समझिए। हार्मोन जो हमारे बॉडी में रिलीज होती है, हार्मोन जो हमारे बॉडी में क्रिएट होती है, ये बहुत ही कम अमाउंट में क्रिएट होती है। वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हार्मोन, बहुत ही कम अमाउंट में हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस होती है। इसका थोड़ा सा भी अगर प्रोड्यूसिंग होती है ना, थोड़ा अमाउंट में अगर हार्मोन प्रोड्यूस्ड होती है, तो ये हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस को काफ़ी इफ़ेक्टेड करती है। इसलिए हार्मोन जो है वो लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर्ड नहीं है। हार्मोन की जो रिक्वायरमेंट है वो स्मॉल क्वांटिटी में है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ सी नंबर में कि हार्मोन का जो रिक्वायरमेंट है वो लार्ज क्वांटिटी में है, ये गलत है। हार्मोन लार्ज क्वांटिटी में होने से डिजीज़ हो जाएंगे, बहुत सारी परेशानियाँ आ जाएगी। हार्मोन जो हमारे बॉडी में है स्मॉल क्वांटिटी में भी अगर जनरेट हो गई ना, तो वो मेटाबॉलिक प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड करती है। इसलिए हार्मोन हमारे बॉडी में काफ़ी कम अमाउंट में होनी चाहिए, लार्ज अमाउंट में जो होगी वो ख़तरनाक हो जाएगी। तो ये हमारा जो सी नंबर है वो इनकरेक्ट है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि ये पूछ रहा है, यहाँ पे एक सर्किट दिया हुआ है और इस सर्किट में क्या बताया जा रहा है, इस सर्किट में कुछ रेसिस्टेंस है और करंट का अमाउंट है 3 एम्पियर। करंट का अमाउंट है 3 एम्पियर और रेसिस्टेंस दिया हुआ है वो पैरेलल फॉर्म में रेसिस्टेंस है। देखिए ऊपर का जो ये वायर है ना, ये ऊपर का वायर ये एक साथ सीरीज में हो गया और ये जो नीचे का वायर है ये भी एक साथ सीरीज में हो गया। तो ये जो ऊपर सीरीज में है इसको अगर हम लोग निकालेंगे तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, सीरीज का फॉर्मूला होता है R1 + R2। इस तरीक़ा से डायरेक्ट हम लोग इसको जोड़ देते हैं तो इसका आ जाएगा कितना, 25 ओम। उसी तरीक़ा से नीचे में अगर हम लोग करते हैं तो ये भी सीरीज में अगर है, एक ही तार में जुड़ा हुआ है, तो ये इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 50 ओम। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया बात। ये ऊपर वाला जो हो गया 25 ओम और नीचे वाला हो गया 50 ओम। अब ये ऊपर और नीचे जो है ये दोनों जो है आपस में पैरेलल हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर हम लोग रिजल्टेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे पैरेलल कनेक्शन में। अब पैरेलल कनेक्शन में जब निकालते हैं तब फिर आंसर क्या होगा, उसका फॉर्मूला बैठाते हैं और पैरेलल में निकालते हैं। तो पैरेलल में जो इसका रिजल्ट आएगा वो इसका रिजल्ट हो जाएगा 1/R = 1/R1 + 1/R2। और इसी तरीक़े से हम निकालते जाएंगे 1/R = 1/25 + 1/50। इसका जब कैलकुलेट कीजिएगा ना तो कैलकुलेट करने से इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 3/50। इस R को पलटना है, R ऊपर हो गया और 1 नीचे आ गया, तो फिर इसका आंसर आएगा 50/3 ओम। तो ये हो गया रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्यों निकालते हैं, रिजल्टेंट इसलिए निकालते हैं क्योंकि देखिए अभी करंट आपको पता है 3 एम्पियर, लेकिन वोल्टेज तो पता नहीं है। किसी भी सर्किट में करंट, वोल्टेज, रेसिस्टेंस ये तीनों को जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप कोई भी हिसाब बना पाते हैं। तो ये रिजल्टेंट तो हमने निकाल लिया। ये पूरा सर्किट का रिजल्टेंट रेसिस्टेंस है 50/3 ओम, ठीक है, और करंट है 3 एम्पियर। अब इस सब दोनों की मदद से हम लोग निकालेंगे वोल्टेज। देखिए पैरेलल में जो है कनेक्शन है तो वोल्टेज को जानना ज़रूरी है। अब वोल्टेज किस तरह से निकालते हैं, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझें। ओम्स का लॉ यहाँ पर यूज़ होगा, ओम्स का लॉ यूज़ करेंगे। अब ओम्स का लॉ जब यूज़ करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है ओम्स लॉ में, इसको पहले जानकारी में आना चाहिए कि फॉर्मूला ओम्स लॉ का क्या होता है।
तो ओम्स लॉ का जो फॉर्मूला होता है वो है V इक्वल टू आई आर। वोल्टेज कैसे निकालेंगे? तो अभी करंट बताए थे, करंट कितना था 3, और आर अभी आपके सामने निकाले थे 50/3, और ये 3 ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, तो V इक्वल टू कितना आ गया 50 वोल्ट। 50 वोल्ट। अब देखिए V आ गया आपका 50 वोल्ट, और याद रखिएगा पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज फिक्स होता है। पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज जो होता है वो कांस्टेंट होता है। पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज जो होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी सभी जगह कितना वोल्टेज जा रहा है 50 वोल्ट का वोल्टेज जा रहा है। ठीक है, 50 वोल्ट का वोल्टेज जा रहा है। अब 50 वोल्ट का जो वोल्टेज जा रहा है, तो अब हमको निकालना क्या था क्वेश्चन में निकालना था कि ये जो सर्किट है, इस सर्किट में जो दिया हुआ है 40 ओम, इस 40 ओम में कितना करंट जाएगा, ये 40 ओम में कितना करंट जाएगा, यानी यहाँ पर कितना करंट जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना करंट जाएगा, इसको जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पर जो वायर है ना, यहाँ पर ये वायर एक ऊपर चला गया और ये कहाँ चला गया नीचे, तो ये 3 एम्पियर का करंट दो हिस्सा में बट गया, कुछ करंट ऊपर चला गया, कुछ करंट नीचे चला गया। अब जो भी करंट यहाँ पर जाएगा वो 10 ओम में भी जाएगा और 40 ओम में भी जाएगा, दोनों में जाएगा, क्योंकि वायर तो वही है। तो हम लोग यहाँ निकालेंगे कि इस वायर में करंट कितना जा रहा है, यानी 40 ओम वाला जो वायर है उसमें करंट कितना जा रहा है। इसको जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर एक फार्मूला लगाएंगे जो ओम्स का फार्मूला था, और उस ओम्स के फार्मूला में जो वोल्टेज होगा वो 50 होगा, जो कि फिक्स है, जो अभी निकाले हैं 50 ओम। और जो रेसिस्टेंस है वो देखिए, रेसिस्टेंस इस यहाँ पर क्या है, इसी वायर में ना करंट जाना चाहिए, इस वायर में रिजल्टेंट रेसिस्टेंस कितना होगा 50 होगा, इस वायर में रिजल्टेंट रेसिस्टेंस कितना होगा 50 होगा। तो अब देखिए V इक्वल टू आई आर, V कितना था, V था 50, I पता नहीं कि कितना इस तार में जा रहा है, और R रिजल्टेंट कितना होगा 50। इस मल्टीप्लिकेशन वाला 50 को इधर लाइएगा तो 50 डिवाइड हो जाएगा और इधर बच जाएगा I, और कटिंग होने के बाद आ जाएगा I इक्वल टू 1 एम्पियर, यानी इस वायर में जो करंट जाएगा वो 1 एम्पियर का जाएगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए 1 एम्पियर। तो हम लोग इस 1 एम्पियर को क्या करेंगे, टिक कर देंगे, 1 एम्पियर को टिक कर देंगे, आंसर हो जाएगा 1 एम्पियर। इस तरीक़े से इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन 10 में बोला जा रहा है कि एक शाइनिंग मेटल है X। शाइनिंग मेटल का मतलब होता है चमकता हुआ कोई मेटल, और उस चमकता हुआ मेटल को जब हिट किया गया एयर के प्रेजेंटिंग में तो ब्लैक इन कलर, वो काला रंग में बदल गया। तो बोलना है कि काला रंग को कौन सा कंपाउंड बना और वो मेटल कौन सा था। तो देखिए एक फार्मूला होता है कॉपर का, Cu+O2। इसको जब हम लोग एयर के प्रेजेंटिंग में गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो बनाता है CuO, और यही जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये CuO जो है इसी को बोलते हैं हम लोग क्यूप्रिक ऑक्साइड, और यहाँ पर कौन सा मेटल लिया गया, कॉपर लिया गया। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, A नंबर हो जाएगा, क्यूप्रिक ऑक्साइड। इस CuO को क्या बोलेंगे, क्यूप्रिक ऑक्साइड, जो ब्लैक कलर का होता है, और मेटल कौन सा लिए, कॉपर। अब क्या होता है कि कुछ लोग बोलता है कि कॉपर थर्ड ऑक्साइड भी होता है, कॉपर थर्ड ऑक्साइड। तो कॉपर थर्ड ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है ना वो इस तरह से होता है Cu2O3, ठीक है।
और जो हम अभी बताएं क्यूप्रिक ऑक्साइड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं Cu2O2, यही 2 हट जाता है तो अब डायरेक्ट हो जाता है CuO, ठीक है, CuO। तो ये वाला हमारा आंसर होगा ए नंबर, ये सी नंबर ऑफ आंसर जो है नहीं होगा, ठीक है।